वेलकम टू माय चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन। आज हम आपको महान्यायवादी के बारे में बताएंगे। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वो विधिक मामलों में भारत सरकार का पक्ष संबंधित न्यायालय में रखता है। महान्यायवादी के संबंध में हमारे संविधान में 3 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 76, आर्टिकल 88, आर्टिकल 105। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 88 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संसद से जुड़े क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उसके राइट हैं, वो बताया गया है। 105 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पावर के बारे में बताई गई है। आइए अब हम विस्तार से भारत के महान्यायवादी की चर्चा करते हैं। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार के विधिक मामलों की देखरेख करता है। इसकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी नियुक्ति और कार्यकाल आर्टिकल 76(1) के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसको महान्यायवादी को नियुक्त करता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है जिसमें महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया शामिल हो। इसलिए महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कब तक रहेगा। हालांकि इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति को अगर वो त्याग पत्र दे दे तो इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक की परंपरा के अनुसार अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दी या विघटित हो जाए तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे होती है। इसीलिए जब मंत्रिपरिषद विघटित होती है तो उस महान्यायवादी को इस्तीफा देना पड़ता है। योग्यता क्या होती है? ये वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हमारे आर्टिकल 124(3) में दर्शाई गई है। 124(3) क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत होनी चाहिए, या फिर किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 सालों तक जज होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की नजर में कोई विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। ये तो हमारे आर्टिकल 24(3) में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है। सेम यही योग्यता हमारे महान्यायवादी की होती है। महान्यायवादी की कुछ कार्य और शक्तियां भी हैं, जैसे कि वो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विधिक विषयों पर भारत सरकार को सलाह देता है। यह आर्टिकल 76(2) में दर्शाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए जो भी विधिक स्वरूप अन्य कर्तव्य होते हैं उनका भी पालन करता है। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान कृत्यों का भी निर्वहन करता है। सभी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। सभी कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय हो गया, सभी कोर्ट में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। करता है अपना पक्ष भारत सरकार की तरफ से किसी भी अदालत में रख सकता है। आर्टिकल 88 में यह कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी समिति में भाग ले सकता है, लेकिन उसको मतलब भाग ले सकता है, उस पर विचार व्यक्त कर सकता है, उस समिति में, उस सदन में बोल सकता है, लेकिन सिर्फ मतदान नहीं कर सकता है। वो मतदान इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो सांसद का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी जो सांसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन अगर वो कार्यवाही में भाग ले रहा है, संसद के कार्यवाही में भाग ले रहा है, तो उसको वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक सांसद को प्राप्त होती हैं। भारत के महान्यायवादी के कई सारे अधिकार व कई सारी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। वो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। जिन मामलों में भारत सरकार की तरफ से पेश होना हो उन मामलों में वो टिप्पणी नहीं कर सकता है। बिना भारत सरकार की अनुमति से किसी भी आपराधिक मामले के व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता है। और है कि बिना भारत सरकार की अनुमति से किसी परिषद, कंपनी के निदेशक पद को भी ग्रहण नहीं कर सकता है। भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, ना ही सरकारी श्रेणी का कर्मचारी है, इसलिए इसे निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं है। यह किसी भी अदालत में निजी प्रैक्टिस कर सकता है, इस पर रोक नहीं है, बशर्ते कंडीशन यह है कि भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या मुकदमा की पैरवी नहीं कर सकता है। ब्रिटेन में महान्यायवादी एक राजनीतिक पद है।
राजनीतिक पद है वो इसलिए है क्योंकि वहां पे विधि मंत्री ही, जो वहां का विधि मंत्री होता है ब्रिटेन का, वही महान्यायवादी का कार्य करता है और वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत के कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पे विधिक मामलों के लिए भारत सरकार विधिक मंत्री नियुक्त करता है, विधि मंत्री नियुक्त करता है। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। फिर भी दो लोगों को भारत का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। दो टाइप के महाधिवक्ता होते हैं। एक क्या होता है कि महाधिवक्ता होता है एक, और दूसरा होता है अपर महाधिवक्ता। एक महाधिवक्ता, दूसरा अपर महाधिवक्ता। ये दोनों इसलिए नियुक्त किए जाते हैं ताकि भारत के महान्यायवादी के कार्यों में सहयोग कर सके। ये भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अलावा अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं, अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। भारत के कुछ महान्यायवादी जो अब तक हुए हैं, भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ जो 1950 से 1963 तक हमारे महान्यायवादी रहे हैं, इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। यही हमारे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद सबसे छोटे कार्यकाल वाले जो महान्यायवादी थे वो सोली सोराबजी थे, जिनका कार्यकाल 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक था। उसके बाद 14वें जो हमारे महान्यायवादी थे वो मुकुल रोहतगी थे, जिनका कार्यकाल 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक था। और जो हमारे वर्तमान के महान्यायवादी हैं वो हैं मिस्टर के वेणुगोपाल, जो 30 जून से अभी तक कार्य कर रहे हैं, अभी तक पद पे कार्य कर रहे हैं। आदि के बारे में जो भी डाउट थे वो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वो नेक्स्ट क्लास में भारत के मंत्रिपरिषद के बारे में बताएंगे। Okay, bye. Thank you. Goodbye. Thanks for watching. Likes and comment. Please subscribe.